नमस्कार दोस्तों, लाइब्रेरी साइंस एजुकेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हम लोग BLIS 223 ऑर्गेनाइजिंग एंड मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन ये पढ़ाई कर रहे थे, जिसमें हमने कल के क्लास में DDC के बारे में जितने भी इम्पॉर्टेंट MCQ था वो जाना था, जो कि ब्लॉक 1 में था। दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग वो ब्लॉक 2, 3, 4 जिसमें कैटलॉगिंग, इंडेक्सिंग एंड रिसेंट डेवलपमेंट ये जानेंगे। तो आज का टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों, तो आप कंटिन्यू पूरा वीडियो को देखिएगा। और दोस्तों, इसके बाद हम लोग 2 to 4 स्टार्ट करेंगे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही होगी, तो आप अपने एग्ज़ाम में बेहतर करें, काफ़ी अच्छे नंबर से एग्ज़ाम को पास करें। और दोस्तों, अभी जो आपके पास बचा हुआ टाइम है उसका सदुपयोग करें, ठीक है। और दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो आप अधिक से अधिक उन लोगों तक शेयर कर दें जो लाइब्रेरियन की पढ़ाई कर रहे हैं या जो BLIS का एग्ज़ाम देने वाले हैं, ठीक है। और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए, ज़्यादा समय को बर्बाद न करते हुए हम लोग ब्लॉक 2 आज स्टार्ट करेंगे, लाइब्रेरी कैटलॉगिंग यानी पुस्तकालय प्रसूचीकरण। दोस्तों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और दोस्तों देखिए, कैटलॉगिंग के बारे में आपको बता देना चाहता हूँ कि कैटलॉगिंग एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, ठीक है। तो इसमें जो भी प्रैक्टिकल रूल होते हैं उसे आप पढ़ाई कर लेंगे। मैं टेलीग्राम चैनल में एक कैटलॉगिंग का बुक सेंड कर दिया हूँ, जो कि हिंदी मीडियम में है। तो दोस्तों, इसमें हिंदी और इंग्लिश मीडियम से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आपको जानकारी होनी चाहिए कि इसमें क्या साइज़ होता है, किस प्रकार से कैटलॉग बनाए जाते हैं, ठीक है। तो इसकी जानकारी होनी चाहिए। इससे भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाने की संभावनाएँ हैं, ठीक है। तो चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। देखिए, पुस्तकालय प्रसूची किसी पुस्तकालय की पुस्तकें और उनकी विशेष सामग्री को खोजने के लिए क्रमबद्ध कुंजी है, यह किसने कहा था। यानी कि द लाइब्रेरी कैटलॉग इज stored key to find the books and content of a library who said। तो ये JD ब्राउन ने कहा था, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देंगे। सेकंड नंबर में क्या है, पुस्तकालय प्रसूची पुस्तकों की एक तालिका है जो किसी कुंजी को सुनिश्चित योजना के अनुसार व्यवस्थित करता है, यह किसने कहा था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। जितने भी विद्वान के नाम मैं बताता हूँ कि कौन क्या कहे थे, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन होता है। अगर ऐसे क्वेश्चन को आप करके जाते हैं और एग्ज़ाम में अगर आप बना लेते हैं तो बिल्कुल आपके काफ़ी अच्छे परसेंटेज आएंगे, ठीक है। देखिए, इंग्लिश मीडियम वाले कैंडिडेट, द लिस्ट ऑन द लाइब्रेरी इज टेबल ऑफ बुक विच इज ऑर्गेनाइज्ड अकॉर्डिंग टू ए डिफिनिट प्लान हु सेड दिस। तो ये सी एमनी कटर ने कहा था, ठीक है। ध्यान देंगे, सी एमनी कटर। थर्ड नंबर में देखिए, प्रसूची एक उपकरण है जो पाठकों को पुस्तकों में संग्रहित पाठ्य सामग्री के संबंध में सूचना प्रदान करती है, यह किसने कहा था। दोस्तों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ ये डॉक्टर SR रंगनाथन ने कहा था। और SR रंगनाथन ने जितने भी डिफिनेशन यानी परिभाषा दिए थे वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, उसकी जानकारी आपको अच्छी तरीके से होनी चाहिए, ठीक है। फोर्थ नंबर में देखिए, अनुक्रमणिका जिसको हम लोग इंडेक्स कहते हैं, किसी भी वर्गीकरण पद्धति का एक यंत्र तथा सहायक उपकरण होता है, ठीक है। ध्यान देंगे कि यहाँ पे इंडेक्सिंग का क्या होता है, वो अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसे आप लिख सकते हैं, ठीक है, वहाँ पे बना सकते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले कैंडिडेट देखेंगे, इंडेक्स इज एन इंस्ट्रूमेंट एंड इट्स ऑफ एनी क्लासिफिकेशन मेथड। दोस्तों, क्षमा चाहूँगा, मैं कल मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया था। ये वीडियो मुझे कल अपलोड करना था और आज हम लोग 2 to 4 का क्लास स्टार्ट करते हैं। लेकिन किसी कारणवश मैं पहले वीडियो में बता चुका हूँ कि कभी कभी ऐसा क्या होता है कि मुझे टाइम बिल्कुल नहीं मिल पाता है। लेकिन खैर चलिए, वो तो मैं मैनेज कर लूँगा। लेकिन दोस्तों, आप पढ़ाई के साथ कोई कंप्रोमाइज़ अभी के टाइम में नहीं करेंगे। अभी आपके पास जितने भी PDF हैं उस PDF को देखें, पढ़ाई करें, ठीक है। और मैं टेलीग्राम चैनल में सारा PDF को सेंड कर दिया हूँ। दोस्तों, बहुत सारे ऐसे कमेंट आते हैं कि यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दीजिए, ठीक है, PDF का। तो दोस्तों देखिए, समस्या क्या है कि एक वीडियो बनाने में मुझे काफ़ी टाइम लग जाता है, क्योंकि मैं जितने भी क्वेश्चन सेलेक्ट करता हूँ अकॉर्डिंग टू सिलेबस होता है। या किसी प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन नहीं होते हैं, बिल्कुल आपके इग्नू के बुक के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो जिसके कारण दोस्तों गूगल ड्राइव में सेव करने में काफ़ी टाइम चला जाता है, क्योंकि PDF में काफ़ी PDF भेज चुका हूँ टेलीग्राम चैनल में। अगर दोस्तों आप टेलीग्राम चैनल यूज नहीं करते हैं तो आप किसी भी अपने फ्रेंड के या कोई भी फैमिली मेम्बर के टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन करके और आप वहाँ से मुझे अपने ईमेल आईडी भेज दें, ठीक है। तो अगर हो सके तो मैं जो पॉसिबल होगा उसे मैं मेल भी कर दूंगा, क्योंकि दोस्तों अभी के टाइम में मैं बिल्कुल आपका हर प्रकार से सहायता करने के लिए रेडी हूँ कि आपको एग्ज़ाम में किसी भी प्रकार की समस्या ना हो। लेकिन दोस्तों देखिए, ईमेल आईडी आप तभी दीजिएगा जब आपके पास कोई ऑप्शन ना हो, ठीक है। अगर ऑप्शन है, आप टेलीग्राम यूज़ कर सकते हैं,
तब कोशिश कीजिएगा कि आप टेलीग्राम से ही हेल्प लें, ठीक है। चलिए 5th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। प्रसूचीकरण जैसी पुस्तकालय संक्रियाओं में कंप्यूटर के उपयोग का प्रयोगात्मक आरंभ संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत कॉमन क्वेश्चन है, ठीक है, कि इंडेक्सिंग का यूज कहाँ पे हुआ था, तो ये प्रैक्टिकल तौर पे कहाँ पे स्टार्ट हुआ था, तो अमेरिका में हुआ था। अब दोस्तों यहाँ पे कुछ फुल फॉर्म है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान देंगे, जो कि काफ़ी ईजी है और पूरी संभावना है कि इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। MARC का फुल फॉर्म क्या होता है, ये काफ़ी कॉमन है। अगर आप 2 to 7 की पढ़ाई किए हैं तो इसका आंसर आप आसानी से दे सकते हैं, ठीक है। देखिए, मशीन रीडेबल कैटलॉगिंग। AARC का फुल फॉर्म क्या होता है, एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल, ठीक है। 8 नंबर में दोस्तों सन 1988 में AACR2 पहली बार प्रकाशित किया गया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंग्लिश मीडियम के कैंडिडेट देखेंगे। AACR2 वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1978। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। 9 नंबर में क्या है, यूनिवर्सल MARC का निर्माण एवं विकास का श्रेय इफ्ला को जाता है। इफ्ला का फुल फॉर्म क्या होता है वो हम लोग चर्चा कर चुके हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इफ्ला, ध्यान देंगे। इंग्लिश मीडियम के कैंडिडेट देखेंगे, द क्रेडिट फॉर द क्रिएशन एंड डेवलपमेंट ऑफ यूनिवर्सल MARC गोज टू इफ्ला, ठीक है। यहाँ से मैं 9 क्वेश्चन लिया हूँ कैटलॉगिंग से। और दोस्तों कैटलॉगिंग के बारे में पहले ही बोल चुका हूँ कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन इसमें बहुत सारे पूछे जाएंगे। तो दोस्तों कल मैं टेलीग्राम में एक कैटलॉगिंग का प्रैक्टिकल का बुक हिंदी मीडियम में सेंड कर चुका हूं। अगर इंग्लिश मीडियम में के कैंडिडेट को अगर समस्याएं आ रही है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपके पास बुक उपलब्ध है तो प्रैक्टिकल बुक एक बार ज़रूर पढ़ लें। और हिंदी मीडियम में जो बुक मैं सेंड किया हूँ उसमें आप एक बार उसे देख ज़रूर लेंगे, ठीक है, जिससे आपको छोटे छोटे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और कॉन्सेप्ट क्लियर से बेनिफिट क्या है कि एग्जाम में अगर किसी भी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपको कोई समस्या नहीं होगी, आप काफ़ी बेहतर नंबर के साथ पास हो जाएंगे, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग इंडेक्सिंग पढ़ेंगे, जिसे हम लोग अनुक्रमणीकरण कहते हैं, ठीक है, अनुक्रमणीकरण। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन इसमें हम लोग देख सकते हैं, जो कि ब्लॉक 3 में आप अपने सिलेबस में जो आपके पास गाइड बुक होगा उस गाइड बुक में देखेंगे तो ब्लॉक 3 में इंडेक्सिंग है, ठीक है। देखिए इंडेक्स शब्द लैटिन भाषा के इंडिकेयर शब्द से बना है, जिसका अर्थ संकेत देना होता है। अगर पूछा जाए एग्जाम में कि इंडेक्स का मतलब क्या हो, सॉरी इंडिकेयर का मतलब क्या होता है, तो संकेत देना। और इंडेक्स शब्द कौन सा भाषा से लिया गया, तो लैटिन भाषा से, ठीक है, ध्यान देंगे। देखिए द वर्ड इंडेक्स इज ड्राइव्ड फ्रॉम द लैटिन लैंग्वेज इंडिकेट मीनिंग टू इंडिकेट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, JEL फैराडे ने पूर्व समन्वय अनुक्रम प्रणाली का आविष्कार किया था, जिसे 1950 में आरंभ से संबंधपरक अनुक्रमणीकरण के नाम से जाना जाता है। दोस्तों काफ़ी थोड़ा सा एक कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन कह सकते हैं, लेकिन आपको ये जो विद्वान के नाम है उनका नाम याद रखना है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन अगर आप कर लेते हैं दोस्तों तो आपको किसी भी प्रकार की समस्याएं नहीं होगी। और थोड़ा सा इंग्लिश मीडियम के कैंडिडेट देखिए, मैं एक एक करके एक एक क्वेश्चन को यही कोशिश किया हूँ कि एक्सप्लेन करूँ, ठीक है। मैं कोशिश यही क्योंकि मैं एक एक क्वेश्चन को भी इंग्लिश में एक्सप्लेन करूँ, लेकिन दोस्तों थोड़ा सा क्या होता है, कुछ क्वेश्चन को एक्सप्लेन करना मैं भूल जाता हूँ, तो जिसके कारण लिख नहीं पाता हूँ, ठीक है। और दोस्तों मुझे बहुत सारे ऐसे कमेंट भी आते हैं कि इसका क्वेश्चन का मीनिंग क्या होगा, तो मैं बिल्कुल रिप्लाई जब भी मेरे पास टाइम होगा मैं बिल्कुल रिप्लाई कर दूँगा, ठीक है। 3rd नंबर में क्या है, फैराडे द्वारा विकसित किसी भी संबंधपरक संचालनों द्वारा लिंक किए गए पदों के जोड़ों को क्या कहा जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बस आपको समझना क्या कि फैराडे द्वारा किसी भी संबंधपरक संचालनों के लिंक किए गए पदों, इतना अगर आप देख लेंगे तो आप क्वेश्चन को समझ जाएंगे। एग्जाम में आप ऑप्शन देख के भी बना सकते हैं, ठीक है। तो इसे हम लोग एनालेट कहते हैं, ANALET। अब दोस्तों देखिए 4 नंबर में क्या, NLP का फुल फॉर्म क्या होता है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। दोस्तों कुछ ऐसा वर्ड अगर आपको समझ में नहीं आता है तो उसे आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। और दोस्तों मैं आप लोगों से ये भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि देखिए अगर कमेंट करते हैं और कोई ऐसे कैंडिडेट हैं जिनको वो समझ में आ रहा है तो बिल्कुल वहाँ पे रिप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों अभी ऐसा टाइम है कि सभी को एक दूसरे का कोऑपरेट करना है, सहयोग करके पढ़ाई करनी है। और एग्ज़ाम के बाद फिर कंटिन्यू इसी तरह हम लोग इंग्लिश और हिंदी दोनों में पढ़ाई करेंगे, क्योंकि दोस्तों मुझे ये बात पता ही नहीं था कि इंग्लिश के कैंडिडेट
हमारे चैनल से जुड़ जाएंगे। लेकिन अगर ये पहले मुझे पता होता तो बिल्कुल मैं इसके लिए भी प्रिपेयर रहता कि उन लोगों को पढ़ाई कैसी करनी है। लेकिन अभी भी दोस्तों मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आप वीडियो को एक बार हिंदी में भी देख लेंगे तो आप एग्ज़ाम में ऑप्शन देख के बना सकते हैं। बस शर्त क्या है कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। कभी भी आप MCQ क्वेश्चन अगर आप करते हैं और मान लीजिए सपोज वो क्वेश्चन नहीं आता है तो फिर क्या होगा, आप उसे छोड़ के आएंगे, या फिर हो सकता है अगर आप बना भी दें तो गलत बनाएंगे, क्योंकि OMR बेस में छोड़ने का तो कोई बात ही नहीं है, आपको सभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। लेकिन अगर आप कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे तो क्या होगा, क्वेश्चन अगर किसी भी प्रकार से पूछी जाती है तो आप बिल्कुल बना लेंगे। ठीक है, आप उसमें 2 ऑप्शन भी अगर आप एलिमिनेट कर देंगे तो 2 ऑप्शन बचेगा जिसमें संभावनाएं 50% प्रोबेबिलिटी है कि आप सही कर सकते हैं। ठीक है, 5th नंबर में देखिए थीसरस थीसरस एक ग्रीक भाषा का शब्द है। ठीक है, जिसका अभिप्राय शब्दों के भंडार, कोष अथवा संग्रह होता है। इस पद का सर्वप्रथम प्रयोग पीटर मार्क रोजेट द्वारा किया गया था। दोस्तों इसमें थोड़ा सा कुछ ऐसा वर्ड होता है जो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता है, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, ये थ्योरेटिकल एग्जाम नहीं है तो इसका आपको फ़ायदा उठाना है। ठीक है, अब दोस्तों देखिए क्विक, KWIC। ठीक है, ध्यान देंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। KWIC क्विक, यह एक गैर परंपरागत अनुक्रमणीकरण पद्धति है। गैर परंपरागत है। ठीक है, अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि गैर परंपरागत अनुक्रमण पद्धति का उदाहरण कौन सा है तो उसमें 4 ऑप्शन दिया रहेगा। अगर उसमें क्विक रहा तो वो बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, अब दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 7 नंबर देखेंगे। KWIC किसने विकसित किया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्विक को किसने विकसित किया था तो HP लुहान ने किया था। HPLUHAN। ठीक है, पॉप्सी, POPSI। पॉप्सी का सबसे पहले हम लोग फुल फॉर्म जानेंगे और ये पॉप्सी है क्या वो जानेंगे। देखिए दोस्तों, पॉप्सी को गणेश भट्टाचार्य के द्वारा प्रलेखन शोध एवं प्रशिक्षण केंद्र यानी DTRC का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों, आप हम कमेंट करके बताएं, क्योंकि मैं इसके बारे में 3 क्लास में चर्चा कर चुका हूं। ठीक है, और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप ऐसा मान के चलें कि ये क्वेश्चन कंफर्म एग्जाम में आएगा कि DTRC कहाँ पे स्थित है और DTRC का फुल फॉर्म क्या होता है, DRTC का फुल फॉर्म क्या होता है। तो ये बेंगलोर में स्थित है, ये तो पता ही है आपको, बहुत कॉमन क्वेश्चन है। अब दोस्तों KWIC यानी क्विक का फुल फॉर्म क्या होता है। क्विक का फुल फॉर्म होता है कीवर्ड इन कॉन्टेक्स्ट। काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मैं यही कोशिश कर रहा हूँ कि किसी भी एक इंडिविजुअल क्वेश्चन को लॉन्ग एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। और अभी दोस्तों इसके बारे में हम लोग डिटेल्स में ज़रूर पढ़ाई करेंगे एग्जाम के बाद। अब सबसे बड़ा सवाल उठता है कि आप लोग सोचते हैं कि एग्जाम के बाद क्यों पढ़ाई करेंगे। तो कारण क्या है दोस्तों कि BLIS करने का मेन उद्देश्य क्या है कि एक लाइब्रेरियन का जॉब लेना। तो लाइब्रेरियन की जॉब के लिए आपको इसकी डिटेल नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन अब मैं जो भी क्लास लूँगा वो मैं एक ही क्लास को 2 बार लूँगा, एक बार इंग्लिश में कंप्लीट, एक बार हिंदी में। ठीक है, वो मैं BLIS के एग्ज़ाम जो जुलाई सेशन के कैंडिडेट हैं उनके बाद की बात कर रहा हूँ। देखिए रूल्स फॉर ए डिक्शनरी कैटलॉग किसने लिखा था तो ये चार्ल्स एमी कटर ने लिखा था। ठीक है, चार्ल्स एमी कटर के बारे में हम लोग ऊपर में भी पढ़ाई कर चुके हैं। 11 नंबर में देखिएगा, क्लासिफिकेशन एंड सब्जेक्ट इंडेक्स फॉर कैटलॉगिंग एंड अरेंजिंग द बुक एंड पैम्पलेट्स ऑफ लाइब्रेरी किसने लिखा था तो ये मेलवी ड्यूरी ने लिखा था। दोस्तों DDC का फुल फॉर्म आपको तो पता ही होगा। ठीक है, जिसमें D का फुल फॉर्म जो D का फर्स्ट मीनिंग होता है उन्होंने लिखा था। ठीक है, समझेंगे। अब दोस्तों देखिए ब्लॉक 5 में आप देखेंगे नव विकास यानी न्यू डेवलपमेंट टॉपिक है, तो उसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं वो लिया हूँ। दोस्तों देखिए अगर इंपॉर्टेंट की बात करें तो आपके अगर सिलेबस आप 2 to 1 से 2 to 9 के सिलेबस देखेंगे तो टोटल कंप्लीट 1 ईयर के कोर्स हैं। और दोस्तों 1 ईयर के कोर्स को लगभग 15 दिन में समाप्त करना काफ़ी डिफ़िकल्ट काम है। आपको तो ये पता ही होगा क्योंकि आप पढ़ाई करें तो आपको इसके बारे में जानकारी होगी। अगर MCQ की आप बात करें तो सिर्फ 2 to 1 से ही लगभग 500 प्लस क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो अगर इस बेसिस से आप पढ़ाई करेंगे तो आपके ऑलमोस्ट 5000 क्वेश्चन हो जाते हैं, और 5000 क्वेश्चन लगभग 15-20 दिन में कंप्लीट करना इम्पॉसिबल है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं वही क्वेश्चन लिया हूँ जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और बाकी इसके जैसे देखिए मैं आपको एक एग्जांपल देके बताता हूँ कि अगर आप 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी के बारे में जानकारी लेंगे, मैं 2 to 1 की बात कर रहा हूँ, तो सिर्फ 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी से काफ़ी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आपको करना क्या है कि 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी को इंडिविजुअल पढ़ाई कर लेनी है अच्छी तरीके से। ठीक है, कि ये 5 ऑफ लाइब्रेरी कब लिखा गया था, कौन लिखे थे, तो इसके बारे में कंप्लीट जानकारी होनी चाहिए। और 5 लॉ है, 5 लॉ के बारे में आपको कंप्लीट जानकारी होनी चाहिए, उससे काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है,
टाइप ऑफ लाइब्रेरी में जितने भी लाइब्रेरी हैं, जिसमें स्पेशल लाइब्रेरी, एकेडमिक लाइब्रेरी, पब्लिक लाइब्रेरी, कॉलेज लाइब्रेरी, जो भी लाइब्रेरी हैं सभी की जानकारी आपको होनी चाहिए। ये दो अगर आप टॉपिक पढ़ लेते हैं, एक टाइप ऑफ लाइब्रेरी और एक पुस्तकालय अधिनियम, और एक में 3 टॉपिक, और एक 5 ऑफ लाइब्रेरी, इतना अगर आप पढ़ लेते तो आपको लगभग इसी से ही 60% क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, 60% क्वेश्चन। चलिए न्यू डेवलपमेंट में देख लेते हैं। KOS इसका फुल फॉर्म क्या होता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे फर्स्ट अगर आप क्वेश्चन देखेंगे तो यही क्वेश्चन उस टॉपिक में पूछा गया है फुल फॉर्म में। तो नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम, थोड़ा सा स्पेलिंग में अगर दोस्तों आपको यहाँ पे दिख नहीं रहा हो तो मैं जूम कर दे रहा हूँ, लेकिन ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, आप इसे खुद से भी लिख सकते हैं। ठीक है, ज्ञान संगठन प्रणाली हिंदी में होता है। सेकंड में क्या, DL का फुल फॉर्म क्या होता है? डिजिटल लाइब्रेरी। थर्ड नंबर में देखेंगे SCS। ठीक है, ध्यान देंगे SCS का फुल फॉर्म क्या होता है? शैलो क्लासिफिकेशन स्कीम, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और सारा आपको नोट कर लेना है। ठीक है, OPAC का क्या फुल फॉर्म होता है? OPAC के बारे में हम लोग पहले ही चर्चा कर चुके हैं डिटेल में। ठीक है, ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग। अब दोस्तों देखिए, OPAC जो है US में 1960 से यूज हो रहा है और UK में 1980 से। ठीक है, ध्यान देंगे। 7 नंबर में क्या है, 1960 में लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस ने मुद्रित कार्ड, दोस्तों देखिए मुद्रित कार्ड से आपको कन्फ्यूजन से प्रिंट कार्ड कहते हैं। ठीक है, प्रिंट कार्ड के उत्पादन हेतु प्रसूची अभिलेख के डेटाबेस विकास के लिए मशीन पठनीय प्रसूचीकरण प्रारूप बनाया था। दोस्तों थोड़ा सा मैं क्षमा चाहूँगा कि मैं डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट जो फुल फॉर्म है वो मैं अगर छोड़ भी दिया हूँ ऊपर में तो उसके लिए क्षमा चाहूँगा। देखिए कारण क्या है इसका, कि अभी जो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों, ये मैं अभी ऑफिस में जो मुझे लंच टाइम मिला हुआ है तो मैं वहाँ पे बना रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि कल का क्लास छूट गया था तो मुझे इसके लिए काफ़ी मैं क्षमा चाहूँगा आप लोगों से कि आप अपने एग्ज़ाम में बिल्कुल भी अभी रिस्क ना लें। और इसीलिए मैं दोस्तों कल टेलीग्राम चैनल में PDF भी सेंड कर दिया था कंप्लीट बुक, ताकि आपकी पढ़ाई में कोई भी इफेक्ट ना हो वीडियो के कारण। ठीक है, और इसके लिए मैं ये भी क्षमा चाहूँगा दोस्तों। देखिए पहली बात तो क्या है कि मैं अकॉर्डिंग टू एग्ज़ाम से पहले मैं ये कंप्लीट करवा देता। ठीक है, सिलेबस, लेकिन क्या हुआ सडनली देखिए इग्नू ने अपना पैटर्न ही चेंज कर दिया। सारा जितना पढ़ाया हुआ था वो थ्योरेटिकल एग्जाम में अब काम नहीं आने वाला है। अब जो भी आएगा MCQ क्वेश्चन आएगा। तो ये तो जुलाई सेशन के कैंडिडेट के लिए हो गए, और जनवरी सेशन के कैंडिडेट के लिए क्या है कि मैं फिर से पहले आप लोगों का सिलेबस क्लियर हो जाए, कि पैटर्न क्लियर हो जाए कि जनवरी सेशन के एग्ज़ाम में किस प्रकार क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो उसके लिए दोस्तों आप इग्नू में अधिक से अधिक मेल करें, तो आपको वहाँ से आपको कुछ रिप्लाई आ जाता है, तो एक आपको आइडिया पता चल जाएगा कि कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग। प्रिंट कार्ड उत्पादन हेतु प्रसूची अभिलेख के डेटाबेस के विकास के लिए मशीन पद्धति प्रसूचीकरण प्रारूप बनाया था। 8 नंबर में क्या है, LCNAF। फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, LCNAF इसका फुल फॉर्म क्या होता है? लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस नेम अथॉरिटी फाइल। 9 नंबर में क्या है, हार्वर्ड पुस्तकालय यानी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। इसके बारे में तो आपको पता ही होगा, क्योंकि ये देखिए काफ़ी फेमस यूनिवर्सिटी है। अभी इसके बारे में हम लोग डिटेल में चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन इसमें अधिक फेमस मतलब अधिक लोग इसको क्यों जानते हैं, क्योंकि देखिए फेसबुक के जो फाउंडर हैं मार्क जुकरबर्ग, उन्होंने यहीं से पढ़ाई किया था और यहीं से वो ड्रॉप आउट हुए थे। ठीक है, तो इसके बारे में सभी को पता है। में जॉन लैंगडन सिल्वे ने 1860 में कार्ड प्रसूची को सार्वजनिक उपयोग के लिए प्रस्तुत किया था। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक बार आप इसे फिर से देख लें। इंग्लिश में भी मैं लिख दिया हूँ और हिंदी में भी लिख दिया हूँ। तो दोस्तों यहाँ से देखिए 2 to 3 के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं समाप्त कर दिया हूँ मैं, और इसमें से देखिए आपका क्या क्या बच गया है इस चैप्टर में। तो DDC का जो मैं DDC का जितने भी MCQ बता चुका हूँ उसे एक बार आप ज़रूर देख लेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और कैटलॉगिंग के बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए, जिसके प्रैक्टिकल नॉलेज की भी जानकारी आपको होनी चाहिए। तो उसके लिए दोस्तों मैं कल आप टेलीग्राम में जो सबसे लास्ट PDF सेंड किया गया है उसे भी एक बार आप ज़रूर देख लें। ठीक है, और दोस्तों देखिए आज मैं एक टेलीग्राम चैनल में एक PDF सेंड कर दूंगा। अगर कोई ऐसे आपके नॉलेज में कैंडिडेट हैं जो MLIS कंप्लीट कर चुके हैं और उनके पास लाइब्रेरियन का एक्सपीरियंस है 10 साल का, तो उनके लिए एक बहुत अच्छी स्पेशल लाइब्रेरी में जॉब आई हुई है, तो मैं PDF सेंड कर दूंगा। वैसे मैं इस चैनल में वीडियो बना के भी बता देता हूँ इस वैकेंसी के लिए, लेकिन मैं एग्ज़ाम तक अभी भी इस प्रकार की वीडियो को नहीं बनाना चाह रहा हूँ, लेकिन मैं टेलीग्राम में सेंड कर दे रहा हूँ। ठीक है, अगर आपके नॉलेज में कोई ऐसे कैंडिडेट होंगे तो आप उन्हें ज़रूर सेंड कर देंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। हो सकता है अगर मुझे टाइम मिले तो मैं शाम से ही 2 to 4 का क्लास स्टार्ट कर दूं, या फिर कल मैं कंफर्म 2 to 4 स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।